नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान बिल के बारे में। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के बावजूद सरकार कानूनों को वापस नहीं ले रही है और कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर किसानों ने ऐसा क्या समस्या देखी है बिल के अंदर। तो वो इस वजह से ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर किसानों को कानून समझ ही नहीं आया है। तो कानून में ज़्यादा टेक्निकल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको बहुत ही आसानी से आसान शब्दों में समझेंगे, बिना किसी टेक्निकल शब्दों के, बिना किसी सेक्शन के, बिना किसी इस तरीके की टेक्निकल एक अर्थशास्त्र की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनके बिना हम इसको आसान भाषा में समझेंगे ताकि आसान लोग इसको आसानी से समझ सकें और उनको ये पता लग जाए कि हाँ, आखिर किसानों से संबंधित जो 3 कानून आए वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहला सवाल है कि आखिर क्या किसान बिल जब राज्यसभा में, लोकसभा में तो सरकार की मेजोरिटी थी इसलिए राज्यसभा से पास हो गए, लेकिन सबसे हमारा पहला मुख्य सवाल ये है कि राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी ना होने के बावजूद भी आखिर किसान कानून कैसे पास हुए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। अगर हम ये देखेंगे कि राज्यसभा में जब पटल पर कानूनों को रखा गया था तो उसके बाद में तमाम विपक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पंजाब के अकाली दल की नेता हैं, महिला नेता, उन्होंने उस वजह से इस्तीफा भी दे दिया था। और दरअसल हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आखिर एक ही दिन में अचानक से किसी दिन कोई किसान कानून आता है और राज्यसभा से पास हो जाता है। इतनी जल्दबाजी सरकार को क्यों थी? ऐसा क्या हुआ था? इसको लेकर के हमें सरकार की नीयत के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखना चाहें कि सरकार हर चीज़ प्राइवेट हाथों को क्यों सौंप देना चाहती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने BSNL की सिम यूज़ की होगी या आपके पहले मम्मी पापा घर पे जितने भी लोग हैं वो इसका प्रयोग करते होंगे, लेकिन आज BSNL की क्या स्थिति है? क्या आज सब लोग BSNL की सिम यूज़ करते हैं? नहीं करते। कारण नेटवर्क अच्छे नहीं हैं, टावर अच्छे तरह से नहीं लगाए गए हैं, नेटवर्क फ़ोन में नहीं आते, इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बीच बीच में कॉल ड्रॉप हो जाती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? क्या सरकार नेटवर्क नहीं स्थापित कर सकती? या सरकार अच्छा बेहतर इंटरनेट नहीं दे सकती? सब कुछ दे सकती है, लेकिन सवाल है कि हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में सौंप देना। BSNL को भी बेच दिया गया है। इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमको स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? सबसे ज़्यादा गलत ये पढ़ाया जाता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्या केवल सीमेंट की जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, क्या वही अपने आप में एक विकास होता है? प्राइवेट बिल्डिंग, जो कॉरपोरेट की बिल्डिंग होती हैं, क्या उसको ही हम डेवलपमेंट कह सकते हैं? नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है और उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो लिमिटेड लोगों तक ही सीमित रह जाएगा तो क्या वो विकास का पैमाना जो होना चाहिए वहाँ तक पहुँच पाएगा? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट गेन करना, और जब कोई चीज़ पब्लिक होती है या सरकारी होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक वेलफेयर। तो जहाँ प्राइवेटाइजेशन होगा वहाँ पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा। जब वहाँ पब्लिक वेलफेयर नहीं होगा तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट अपने आप में इस बात के लिए बनाया जाता है कि वो पब्लिक वेलफेयर करेगा। तो जब पब्लिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर स्टेट किस लिए रहेगा? फिर तो सारा देश जो उद्योगपतियों के द्वारा चलाया जाएगा। जैसे ही हमें कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन कर दो उस चीज़ का और वो ग्रो करने लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ, अब आते हैं हम किसान बिल पे। तो किसान बिल में जब राज्यसभा में पास हुए थे तो राज्यसभा में 3-4 तरीके की वोटिंग होती है। उनमें से एक वोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं ध्वनि मत, यानी कि जब भी चेयरपर्सन होता है वो ये पूछता है दोज हु इन द फेवर से आए, दोज हु नॉट इन द फेवर से नो। तो राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर थे उस समय, हरवंश जी, उन्होंने सच में ये पूछा था कि जो लोग फेवर में हैं वो बोलेंगे हाँ, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं दोज हु इन द फेवर से आए, दोज हु इन नॉट फेवर से इज नो। इट मीन्स उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ करने वाले लोगों की आवाज़ ज़्यादा है और नो करने वाले लोगों की आवाज़ कम है, इसलिए बिल को पास मान लिया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस बिल को बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया। ये राज्यसभा की रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बिल ध्वनि मत से पास किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अगर एक भी MLA MP ने, किसी एक ने भी अगर ये ऑब्जेक्शन रेज किया है कि हमें ध्वनि मत से बिल कानून को वापस ला करके
उसको वोट से पास करवाना है, वोट करवाने हैं, तो डिप्टी चेयरपर्सन हो या उस टाइम पे जो भी प्रिसाइडिंग चेयरमैन होगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बिल पर दोबारा से वोटिंग होगी और डिवीज़न वोटिंग के थ्रू वोट हो करके तब पता लगेगा कि लोग जो है उस कानून के फेवर में हैं या नहीं हैं। विपक्ष में बहुत सारे लोगों ने इस बात को आवाज़ उठाई, लेकिन विपक्ष के लेकिन राज्यसभा के जो चेयरपर्सन थे, डिप्टी चेयरपर्सन हरवंश राय जी, उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना लोकतांत्रिक होने की कोशिश कर रहे हैं, हम उतना ही गैर लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं। अभी एक 2020 में एक रिपोर्ट आई, उसमें हमारे 2014 में कांग्रेस का जो हमारा नंबर था वो था 2014 में हम दुनिया में ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हम 27वें नंबर पे थे। अब 2021 या 20 में आकर के हम जो है 53 नंबर तक पहुंच गए, यानी कि हम बहुत ज़्यादा नीचे खिसक गए हैं। अगर इसको पॉइंट को लेकर के हम कैलकुलेट करें तो 2014 से 2020 तक यानी कि 7.92 से खिसक कर हम 7.61 तक रह गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार सारी चीज़ों को बेच रही है और सरकार सारे के सारे कृषि कानूनों को, अगर फ़ायदे के कानून हैं, वाकई अगर फ़ायदे के कानून हैं, तो सरकार को इतनी जल्दबाजी क्योंकि राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन थे, उन्होंने गैर लोकतांत्रिक तरीके से कानूनों को पास क्यों होने दिया। करीब 8 MP को सस्पेंड कर दिया गया था ताकि वो वोट ही नहीं डाल पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोटिंग हुई ही नहीं, लेकिन उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। दूसरी मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जिस दिन ये राज्यसभा से कानून पास हुए थे, तीनों कानून, तो तीनों कानून जब पास हुए थे तो उसमें उसी 2 दिन के अंदर 15 कानूनों को राज्यसभा से पास करवाया गया था बिना विपक्ष की उपस्थिति के। जब विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहा था इन कानूनों के बिल को लेकर के गांधी स्मारक के सामने, पार्लियामेंट में ही जो गांधी स्मारक है उसके सामने, इसलिए उसी दिन 2 दिन के अंदर आप 15 बिल पास कर देते हो। इस बात से साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार की आखिर नीयत क्या है और सरकार के नियम क्या हैं और लोकतंत्र के नियम क्या हैं। सरकार ने सारी चीज़ों को बेच ही दिया है। LIC को 75% प्राइवेटाइजेशन के हाथों में सौंपने का डिसीजन लिया है। अभी हाल ही में बजट पास हुआ है। हमारे पेट्रोलियम को बेच दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, PSUs बेच दिए, कोयला प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। तो प्रत्येक जो हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं, उनको प्राइवेट करने का मकसद क्या है? मुझे इसका मकसद जो साफ साफ नजर आता है, उसके पीछे कारण है आरक्षण को खत्म करना। आरक्षण को खत्म करने के लिए भी हाल ही में करीब 1 दिन पहले ट्विटर पे करीब 2.5 लाख लोगों ने ट्वीट किया था, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने, और ट्विटर में इंडिया में टॉप ट्रेंड पर रहा था आरक्षण बचाओ। यानी कि इसका कारण ये है कि अगर हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में सौंप देगी सरकार, आप रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर रहे हो, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हो, PSUs को प्राइवेट कर रहे हो, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहे हो, LIC आपने प्राइवेट हाथों में दे दी, पेट्रोलियम प्राइवेट हाथों में दे दिया, तो फिर देश की जनता के पास पब्लिक या फिर स्टेट के पास पब्लिक वेलफेयर के लिए आखिर बचेगा क्या? स्टेट किस वजह से या किस आधार पे पब्लिक वेलफेयर करेगी? बिकॉज प्राइवेटाइजेशन अगर किसी चीज़ का हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन का एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करना। जब प्रॉफिट गेन करना यहाँ पे मेन एम होगा तो वहाँ पब्लिक वेलफेयर कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात तो जब इन चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो हमें एक चीज़ देखनी है कि एक तरफ है प्राइवेटाइजेशन, दूसरी तरफ है पब्लिक वेलफेयर यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूशन। तो आप देखेंगे कि पहले मारुति सुजुकी सरकारी कंपनी हुआ करती थी भारत के अंदर। जब मारुति सुजुकी सरकारी कंपनी हुआ करती थी तो उसमें तमाम वर्ग के, तमाम जाति के, तमाम धर्मों के लोग काम करते थे और अच्छी तरह से ग्रो करती थी। लेकिन आज अगर उस कंपनी को प्राइवेट बना दिया गया है, चाहे वो BJP की सरकार में बनाया हो या कांग्रेस की सरकार में, जबकि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कांग्रेस की सरकार से हुई थी और इसको अच्छी तरह से तूल देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। अब जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा किसी चीज़ का, तो क्या प्राइवेट क्षेत्रों में आरक्षण है? नहीं है। जब प्राइवेट क्षेत्रों में आरक्षण ही नहीं है तो फिर तमाम धर्म, तमाम जाति के लोगों को किस तरीके से उन इंस्टीट्यूशन में नौकरी के लिए रोजगार मिलेगा? जब उनको वहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, नामचीन के लिए आप किसी भी एक दलित को रख लीजिए, जैसे कि एक राष्ट्रपति भी बना दिए गए हैं, क्या वो वाकई में उस मानसिकता के हैं जिस मानसिकता से उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी तरह से ये कॉलेजिज्म खत्म होकर के लोगों को इस तरीके से जज बनाया जाए जिससे कि हर वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो सके। इसलिए
कम शब्दों में मैं अंत में फिर से बता देता हूं। प्राइवेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है आरक्षण को खत्म करना, और आरक्षण को खत्म करने के बाद में सारी की सारी देश की संपत्ति को इन उद्योगपतियों के चरणों में जाकर के सौंप देना। क्यों? क्योंकि मीडिया और उद्योगपतियों की बदौलत ही ये चुनाव जीते हैं, और अगर ये उनकी नहीं मानेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए किसान कानून को सबसे पहले समझने की जरूरत से पहले हमें इस बात पे समझ लेना है कि आखिर सरकार ने किस नीयत के तहत उन कानूनों को पास किया है। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे आ जाती है कि सरकार ने बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक तरीके से इन कानूनों को पास किया है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी। अगर सरकार बिल्कुल अपनी जगह पे सही होती, कानून बिल्कुल अपनी जगह पे सही होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से इन कानून को पास करवाती। और सरकार को ये पूरा पूरा अंदाजा था कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, इसलिए उनको चुपके से या फिर ध्वनि मत से पास करा दिया गया। ध्वनि मत अपने आप में मेरे को बहुत गैर लोकतांत्रिक तरीका लगता है। इसको तो हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब मामला 40 वर्सेस 60 का होगा या 50 वर्सेस 50 का होगा, तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यस की आवाज़ ज़्यादा है या नो की आवाज़ ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा बड़ा साउंड सिस्टम होगा, वो बोल देगा कि यस आई एम इन द फेवर, और आई एम नॉट इन द फेवर। इसलिए सरकारी किसी भी चीज़ का होना अपने आप में उसको मजबूती प्रदान करता है। जैसे कि हम क्या चाहते हैं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी है हर तरह से। लेकिन क्या प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी है? नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी में आपको आरक्षण भी मिलेगा, आपको हर तरीके की सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन क्या ये सरकार दे करके एहसान करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार को हमने बनाया है। हमने सरकार को टैक्स के पैसे दे करके सरकार को आर्थिक तौर पे मजबूत किया है, इसलिए कि वो हम लोगों का वेलफेयर करे, ना कि वो उद्योगपतियों का वेलफेयर करे। क्योंकि उद्योगपतियों के पास तो पहले से ही अकूत संपत्ति है। अब ये फिर से हम जल्दी से इसको रिवाइंड कर लेते हैं कि सरकार ने बिल को आखिर क्यों पास किया है, सरकार क्या चाहती है। सबसे पहला कारण, सरकार ने बिल को बिना किसी डिबेट के, बिना किसी सवाल के, या बिना ऑथराइज्ड वोटिंग के राज्यसभा से कानून को पास करवाया। ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसका कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी अपने आप में जनता का प्रतिनिधि है, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी बात हमेशा राज्यसभा में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको उठानी चाहिए। और उन्होंने उठाई, उनका जो कर्तव्य था उन्होंने किया। उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन लगाया कि ध्वनि मत से हमें वोटिंग नहीं चाहिए, हमें डिविजनल वोटिंग चाहिए। लेकिन राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश जी ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि राज्यसभा की रूल बुक में ये क्लियरली मेंशन है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर ध्वनि मत से कोई भी कानून पास होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक भी विपक्ष के मेंबर ने अगर ये ऑब्जेक्शन लगाया है कि मुझे इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ध्वनि मत पर भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि इस पर बहस हो और डिवीज़न वोटिंग के तहत कानून पास हो, तभी हम इसको कानून मानेंगे। अदरवाइज ये बिल है तो बिल बने रहने दो। इसलिए कानून को ध्वनि मत से पास करा दिया गया, और हरवंश जी ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी, राज्यसभा के जो विपक्ष के मेंबर थे, उस निवेदन को, उस रिक्वेस्ट को या उस ऑब्जेक्शन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो सरकार की साफ साफ नीयत पता लगती है कि सरकार को ये पता है कि ये कानून राज्यसभा से पास हो ही नहीं सकते, इसलिए उसने चतुराई से या चालाकी से या फरेब से उस कानून को पास करवा दिया ध्वनि मत से। और ऊपर से 8 मेंबरों को सस्पेंड कर दिया था। अब सस्पेंड करने के पीछे क्या विचार था, क्या प्लानिंग थी, ये आप कॉमनली समझ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक रैंकिंग में हमारी क्या स्थिति है, हम हर बार ये कह देते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था की हालत क्या है, इस बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते। आगे इस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की वजह मुझे मेरा मतलब था कि ये बताया जाए कि आखिर किसान के कानूनों को टेक्निकली समझने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर उन कानूनों को पास कैसे करवाया गया। जब पास करवाने की नीयत ही गंदी है, तो इसका मतलब ये है कि कानून में भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत है। और जब कानून में कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत है, तो इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसानों को कानून समझ नहीं आए हैं।
जबकि सवाल ये होना चाहिए कि किसानों को सच में कानून समझ आ गए हैं, इसलिए वो 70 से ज़्यादा दिनों से सड़कों पर हैं, और हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और न केवल खड़ा होना चाहिए बल्कि मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। आप अगर किसानों के समर्थन में हैं, आप उनके पास नहीं जा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिस तरीके से भी आपके पास जो भी संसाधन है या किसी भी तरीके से आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, तो वो विरोध ज़रूर दर्ज कराइए, क्योंकि ये किसान हैं। आखिर खेती ही उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी तो फिर हम खाएंगे क्या। धन्यवाद।